क्या लगता है कि बीएसपी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद अब पूरे देश में काबिज हो चुके हैं? देखिए, ऐसा है, जो मेहनत करेगा वही बचेगा, और जो बचेगा, जिसको जनता समर्थन करेगी, वही आगे बढ़ेगा। आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज का कल का भविष्य है। बहुजन समाज के लोगों को आज़ाद समाज पार्टी जुड़ के अपने आंदोलन को कामयाब करना चाहिए, अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि जिनका दल नहीं होता उन पे बल नहीं होता, और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। पूरे साल सरकार की बुराई की, आपने सरकार से सवाल पूछा और एन मौके पर उसी सरकार ने आपको सुरक्षा दी। तमाम लोग इसको लेके सवाल कर रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर रावण बीजेपी से मैनेज हो गए हैं, क्या बीजेपी से कोई बातचीत हुई है? अब मुझे आप ये बताओ, अगर अभी भी आपको कोई चाकू मार के चला जाए तो आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा? कौन से ऐसे नेता जिसमें सुरक्षा नहीं है? वो सारे भाजपा से मैनेज हैं क्या? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अब हमारी जो है ममता बनर्जी, वो क्या सब, उन सब पे सुरक्षा है क्या? दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है? बात खूब चर्चा में आएगी। पिछले 5 साल में अगर अखिलेश यादव जी किसी भी एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या पे, किसी बेटी के बलात्कार पे अगर उनके घर गए हों तो मुझे उस व्यक्ति का नाम आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं और ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि पूरा देश इनका नाम जानता है और नगीना सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि पूरी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी, ऐन मौके पर जो आपके साथ धोखा हुआ उसको लेकर के समाज में क्या गुस्सा है और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे पास 80 टिकट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश भर में 543 टिकट हैं। मैं आज़ाद समाज पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, और आज़ाद समाज पार्टी अभी राजस्थान में चुनाव लड़ के आई, 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे और 10 सीटों पे तीसरे नंबर पे रही। तो पूरे देश में हमारा वोट है, पूरे देश में हमने संगठन तैयार किया है। हमने ये प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी भी रुक जाए और इस आंदोलन की मजबूत आवाज़ बन जाए, जहां सब लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के नोटिस से डर के, झूठे मुकदमे, जेलों से डर के घर में घुस जाते हैं। वहाँ पूरे देश में अकेली आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद ऐसी है जो किसी हर लड़ाई को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, सीना तान के लड़ती। एक तो सवाल। अब किसी ने हमारी मदद नहीं की, इससे काहे की नाराजगी करना? सही बात है। एक सवाल और, पूरा देश आपको बीएसपी के उत्तराधिकारी के तौर पे देख रहा है। बहुजन समाज के युवाओं से मैं मिलता हूँ तो चाहे मैं मथुरा में मिला हूँ या मैं आजमगढ़ में मिला हूँ, वो आपको जानते हैं। क्या लगता है कि बीएसपी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद अब पूरे देश में काबिज हो चुके हैं? देखिए, ऐसा है, जो मेहनत करेगा वही बचेगा, और जो बचेगा, जिसको जनता समर्थन करेगी, वही आगे बढ़ेगा। आज इस देश में शोषित वंचित समाज के जो नेता हैं वो मौन हैं। संविधान खतरे में है और सारी सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सुख शांति के जीवन के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, वो आरक्षण भी लगभग उसको आप, जब सरकारी नौकरी नहीं होंगी, सरकार डिपार्टमेंट तो सरकार नौकरी नहीं होगी, सरकार नौकरी तो आरक्षण झुंझुना बनकर रह जाएगा। हमारे नेताओं को ऐसे समय में कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वो समाज की पीड़ा को समझते हुए इस लड़ाई को लड़े, लेकिन उन्होंने समाज से मुंह फेर लिया। इसलिए समाज में ये मनोबल गिर गया था कि अब हमारी बात को कहने वाला कोई नहीं। इस आंदोलन से आज ये बल पैदा हो गया है कि देश भर के लोगों में ये उम्मीद जो है मजबूत हो गई है कि आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज का कल का भविष्य है। बहुजन समाज के लोगों को आज़ाद समाज पार्टी जुड़ के अपने आंदोलन को कामयाब करना चाहिए, अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि जिनका दल नहीं होता उन पे बल नहीं होता, और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। हम यहाँ तमाम तरह की परेशानियों से ग्रसित हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम तरह की चीज़ों पे सरकार लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। पूरे 5 साल जी, हम अपने बल बना के अपनी समस्याओं का हल करेंगे, और उसकी पहली जो शुरुआत है वो हम नगीना से करने जा रहे हैं। पूरे साल सरकार की बुराई की, आपने सरकार से सवाल पूछा और एन मौके पर उसी सरकार ने आपको सुरक्षा दी। तमाम लोग इसको लेके सवाल कर रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर रावण बीजेपी से मैनेज हो गए हैं, क्या बीजेपी से कोई बातचीत हुई है? मेरा बड़ा सीधा सवाल है सुरक्षा से इतर कि जब देश में ऐसा माहौल है, किसी को डरा के, धमका के, किसी को खरीद के भाजपा में मिलाया जा रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर रावण को क्या लगता है कि क्या बीजेपी उनके आसपास आ रही है, ऑफर दे रही है? अब मुझे आप ये बताओ, अगर अभी भी आपको कोई चाकू मार के चला जाए तो आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा? जी बताओ। वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल है जी। अभी
6 महीने पहले मेरे ऊपर 4 गोली चली। जी हमारे लोगों ने सरकार से बहुत सुरक्षा की मांग की कि भाई हम भी टैक्स भरते हैं, हमारे नेता को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब जिस दिन सुरक्षा आई तो हमने उन लोगों से पूछा कि भाई हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं, आप अपनी सुरक्षा को वापस ले लो। जी तो उन्होंने हमसे कहा कि ये लेटर है जिसमें लिखा है कि इलेक्शन तक आपको सुरक्षा दी गई है, क्योंकि आपकी जान को खतरा है, किसी भी समय आपके ऊपर हमला होकर आपकी हत्या कराई जा सकती है, ऐसे इनपुट हमारे पास हैं। तो हम आपसे आपको सुरक्षा का माहौल देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने चुनाव को आसानी से लड़ सकें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ होता है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। अब सवाल ये है कि देश में मुख्य विपक्ष में कौन सी पार्टी है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस समय मुख्य विपक्ष में तो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। तो इंडिया गठबंधन के कौन से ऐसे नेता जिसमें सुरक्षा नहीं है? बिल्कुल वो सारे भाजपा से मैनेज हैं। वाजिब सवाल है। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अब हमारी जो है ममता बनर्जी, वो क्या सब उन सब पे सुरक्षा है? क्या दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है? जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट के अंदर सरेआम गोलियां लग रही है और जेलों में भी लोग जो हैं जहर दे के मारे जा रहे हैं, तो हमारा समाज तो चाहता है हमें इससे बड़ी सुरक्षा मिले। बिल्कुल। एक और जरूरी मैं क्या सवाल कह रहा हूँ, हमारा समाज ये चाहता है कि हमारे नेता को उसकी जान सलामत रहे, वो आगे बढ़ के तरक्की करके हमारे लिए खूब काम करे, इसलिए उसकी रक्षा सुरक्षा हो। तो हम अभी और मेहनत करेंगे, अपनी इतनी ताकत बनाएंगे कि देश की सर्वोच्च सुरक्षा हमें मिले। उसके लिए हम किससे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम मेहनत करके अपनी ताकत बनाएंगे। मैं सुबह से आपके साथ हूँ, काफिले के साथ चल रहा हूँ। मैंने उन बच्चों से भी बात की जिन्होंने रास्ते में आपको रोका और जय भीम के नारे लगा रहे थे। उन बच्चों का भी यही कहना था कि वो आप में अपनी लड़ाई को देख रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठते थे, हम अब अंदर बैठने लगे हैं, तो आगे की लड़ाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। मेरा एक और सवाल है, जैसे 2 मुख्यमंत्री, सत्ता में बने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, सरकार के इस रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? मैं क्यों देखूं? मैं तो ये चाहता था कि इंडिया अलायंस के जरिए हम भारतीय जनता पार्टी रोकने में कामयाब हों। इसके लिए मैंने सबसे मदद मांगी, सबसे कहा कि मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कौन इस देश में भाजपा को हराने के लिए और देश बचाने के लिए लड़ रहा है? आप बताओ। जब मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने देश भर में लड़ाई लड़ी, जिसकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से, बिल्कुल, उसको एक सीट मदद करने के लिए इन लोगों पे नहीं है, तो ये दलितों का कितना भला चाहते हैं? ये वो सीट है नगीना लोकसभा, जहाँ से अखिलेश जी की पार्टी से जीते हुए एमपी ने पार्लियामेंट में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ के करोड़ों लाखों दलित कर्मचारियों के भविष्य पे तलवार फेरी। बिल्कुल। मैं स्पष्ट कर दूं कि दलित, पिछड़े, मुसलमान इस देश में लंबे समय से तमाम राजनीतिक दलों को अपने कंधों पे ढोते रहे। उनको नेता बना के, उनकी दरी बिछा के, उनको कुर्सी बिठा के सोचते रहे कि हमारा भला करेंगे। लेकिन आज भी जब पार्लियामेंट में कुंवर दानिश को सरेआम बिल्कुल जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया जाता, वो शब्द कहे जाते जो सड़क पे भी हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम इंसान हैं और देश की उसमें हमारा योगदान है। बस एक आखिरी सवाल में हमारा योगदान है, तो हमें जाति के आधार पे, धर्म के आधार में कोई अपमानजनक शब्द क्यों कहेगा? उसके बाद दिल्ली में सजदा कर रहे, नमाज पढ़ रहे मुस्लिम लोगों को जब सरेआम लात मारी जाती है, तो ये नेता सिर्फ ट्वीट करके छोड़ देते हैं। भीम आर्मी की टीम मौके पर जाके अन्याय खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कब तक हम इस देश में ऐसे नेताओं के भरोसे रहें जिनको सिर्फ हमसे चुनावी वोट का फ़ायदा चाहिए, उसके बाद वो हमें हमारी लड़ाई को। आप, मेरा सवाल ये है, और ये आपकी बात खूब चर्चा में आएगी, पिछले 5 साल में अगर अखिलेश यादव जी किसी भी एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या पे, किसी बेटी के बलात्कार पे अगर उनके घर गए हों, तो मुझे उस व्यक्ति का नाम आप बताइए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप कितने हमारे हितैषी हैं, ये जनता को पता लगना चाहिए। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, असल लड़ाई मेरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच से। हम विचारधारा पर आधारित दल हैं, विचारधारा पर आधारित लोग हैं। हम मर सकते हैं लेकिन विचारधारा समझौता नहीं कर सकते। यहाँ मैं कुछ लोगों से मिला, वो समाजवादी थे और उनका कहना था कि हम हैं तो समाजवादी, लेकिन हम खड़े चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। वो तब तक समाजवादी थे जब तक उनको मजबूत नेता नहीं मिला था। अब तक समाजवादी को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया। जैसे ये एक अलग तरह का अध्याय है, जैसे जाति के आधार पर नेता का बेस वोट होता है। इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसका बेस वोट उनकी जाति का ना होकर एक मुस्लिम समाज है,
और वो ये सोचते हैं मुस्लिम समाज उनकी जेब में पड़ा है। वो बार बार यही कहते हैं कि मेरा मुस्लिम समाज, मेरा मुस्लिम समाज। अब सवाल ये है, काट दे रहे हैं एसटी हसन साहब का अब टिकट आप ये तो जनता जवाब देख रही है ना, आपने जीती हुई सीटें किस तरह से दे दी दूसरे दलों को। आप देखो बिजनौर की सीट आपने फ्री में दी, आज हालात है, जवाब देना पड़ेगा। आपने मेरठ की सीट में क्या कर रखा अभी तक आपको पता नहीं। आप पे रामपुर में 2-2 प्रत्याशी आप लड़ा रहे हो। मुरादाबाद आप मुरादाबाद में आप देखो, आपने सिटिंग उसका एमपी का टिकट काटा। तो ये तो जनता आपसे कह रही है, मैं क्यों कहूँ किसी को। मैं तो ये कह रहा हूँ हम अपना काम कर रहे हैं और जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। बस एक आखिरी सवाल लूंगा, एक नाम है रामभद्र। जान हो रही है अपना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और उसके साथ साथ जरूरी मुद्दे भी उठाए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए इस चुनाव यात्रा में हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।